हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसएल के 23वें मुकाबले के बारे में, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के बीच में खेला जाएगा शाम 6:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी दुबई में। ठीक है, 15 जून को ये मुकाबला खेले जाने वाला है। और आप सब लगातार मैचेस देख भी रहे होंगे पीएसएल के, और देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो ये शेख जायद स्टेडियम का ग्राउंड है वो किस प्रकार से गेम प्ले यहाँ पे हो रहा है, कैसे ये रिएक्ट कर रहा है। तो अगर एक तरह से मैं बोलूँ, इस वेन्यू को तो न्यूट्रल सा जा रहा है, जहाँ पे बॉलर्स को भी एडवांटेज मिल रहा है और साथ ही साथ बैट्समैन को भी एडवांटेज मिल रहा है। बट थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ एक एज, तो जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है उसको कहीं ना कहीं बॉलिंग का एडवांटेज जरूर से मिल रहा है, क्योंकि शुरू में गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं, वाइल टीम जो चेज कर रही है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये सब खैर अलग की बात है। हमको बात करना है, प्लेयर बेस्ड एनालिसिस करनी है, जहाँ पे हमको प्लेयर्स को पिक करना है कि किस प्रकार से हम उनके ऊपर ट्रेड करें जिससे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब अभी भी प्रॉफिट में चल रहे होगे, काफ़ी ज़्यादा आपने प्रॉफिट जनरेट किया होगा ट्रेड करके, जिस प्रकार से हम एनालिसिस कर रहे हैं उन सबको देखकर। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियोस देखा करो। वीडियोस में काफ़ी डेप्थ एनालिसिस रहती है, जिससे आपको पता चलता है कि कब किस प्लेयर को ट्रेड करना है, कब किस प्लेयर को अवॉइड करना है। ठीक है, तो वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट में पिन किया मिल जाएगा। उस सब का फ़ायदा आप जानते ही हो कि कोई भी न्यूज़ अपडेट कुछ भी रहता है वहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ, और वहाँ से आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको कोई सुझाव, सजेशन, क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट कुछ भी हो, कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात शुरू करते हैं। देखो, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला हार के आ रही हैं। तो खैर ये अलग की बात है, हार रही है, जीत रही, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो है प्लेयर बेस्ड एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो देखो शुरू करता हूँ क्वेटा के साइड से। टॉम बेंटन नहीं खेलेंगे। नसीम शाह भी अगर खेलते हैं तो आप इनके ऊपर ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ देना। फिलहाल हम बैट्समैन के ऊपर देखते हैं। देखो, एक प्लेयर जो कैमरन डेलपोर्ट, पिछले मैच में भी लोगों ने शायद से इनके ऊपर ट्रेड जरूर किया होगा, मैंने देखा था आउट ऑफ स्टॉक भी हो गए थे, बट मैंने इनके ऊपर ट्रेड नहीं किया था और मैंने आप सबको भी अवॉइड करने ही बोला था। शायद अगर आपको याद हो, मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बोला था, कंसिडरेशन में शायद से ज़रूर बोला हो। लेकिन अब देखो, अभी भी ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इनकी प्राइस 35 है। लेकिन अगर मैं इस सीरीज़ की बात करूँ, लाइक पीएसएल को अगर हम देखते हैं, तो एक कैमरन डेलपोर्ट इंपॉर्टेंट पिक नहीं बनते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा, इसका रीज़न भी दूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट पिक नहीं रह गए हैं। ठीक है, वाइल अगर बताऊं, आप लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हो, लाइक पीएसएल के बाद भी अगर डेलपोर्ट खेलते हैं इंग्लिश मैचेस में या फिर किसी और जगह पे, तो वहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसका रीज़न भी अभी मैं बता रहा हूँ आपको, देखते जाओ। ठीक है, आजम खान ये भी कंसिडरेशन में रख सकते हो। डेल स्टेन छोड़ दो, बेन कटिंग छोड़ दो। देखो, जेक विथराल्ड, अगर इनकी प्राइस अभी 42 के अराउंड जाती है, आज 41 42 के अराउंड, तो कंसीडर करना मेरे भाई। इंपॉर्टेंट मैं आज भी नहीं बोलूँगा, कंसीडर कर सकते हो। अच्छे बैट्समैन है, अच्छी पारी एक बार में इन्होंने खेली है इसी पीएसएल में ही, पिछले 2 मुकाबलों में। हालांकि देखो, अगर मैं बताऊं तो ज़्यादा मुझे इनसे ट्रस्ट नहीं है, लाइक इनसे आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हो। मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया, 5 रुपये पर शेयर मैक्सिमम शायद से कर सकते हो, क्योंकि देखो, किसी एक मैच में चल जाना और वहाँ 15 रुपया गैदर कर लेना, ठीक है, उसके बाद आपके बचे हुए 3 मैचेस भी तो रहते हैं। अगर वो प्लेयर 3 मैच लगातार खराब प्रदर्शन करेगा तो 15 रुपया तो जाएगा ही जाएगा, साथ में ही आप लॉस में चले जाओगे। तो ये थोड़ा सा है। अदरवाइज जेक विथराल्ड भी अच्छे प्लेयर हैं, कंसीडर कर सकते हो। अभी मैं इंपॉर्टेंट पिक्स भी बताने वाला हूँ, देखते जाओ। देखो, सरफराज अहमद, मैंने हमेशा बोला इंपॉर्टेंट पिक हैं। फिलहाल अभी देखो कुछ परसेंट के प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो मैंने इनको बोला था कि अगर लो प्राइस पे आपको मिल जाते हैं, हालांकि अगर आप ये 42 के अराउंड में अगर मिल जाते हैं तो ज़रूर से इनको बाई कर लेना, ज़रूर से। क्योंकि देखो, ये एक तो कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अच्छा प्रदर्शन करते हैं पीएसएल में। थोड़ी सी मैं एक कंसिस्टेंसी की अगर बात करूँ तो वो डेवलप रहता है, अच्छी पारियाँ इन्होंने खेली हैं, और इन्हीं अच्छी पारियों की वजह से हम इनको इम्पॉर्टेंट पिक मानते हैं। और मैं बताऊं, इन्होंने लंबी पारियां भी खेली हैं, वो भी 200 स्ट्राइक रेट के साथ। तो स्ट्राइक रेट का भी कोई इशू नहीं है और चांसेस भी पूरे मिल जाते हैं, क्योंकि देखो इनका जो टॉप ऑर्डर है काफ़ी ज़्यादा कोलेसिव है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कोलिजन होता रहता है हमेशा। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा एक आपको पॉइंट बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो इनका जो टॉप ऑर्डर फाफ डू प्लेसी, आप सबको पता है कि कॉन्कशन की वजह से शायद चोट लगी थी इनको, और जिसकी वजह से इनको बाहर बैठना पड़ा था। तो अगर ये वापसी करते हैं,
ठीक है। अगर ये वापसी करते हैं मैच में, अब इसके बाद कंटिन्यूअस खेलते हैं पूरे सीरीज़ को, तो अब हमारा जो पिक होगा वो एकदम अलग होगा। अगर फाफ डू प्लेसी वापसी नहीं कर पाते हैं और इनके ऊपर अभी भी इनको रेस्ट में रखा जाता है, तबीयत इनकी सही होने तक वेट किया जाता है, तब हम अलग पिक चूज़ करेंगे। समझ रहे हो, पीएसएल की केवल मैं बात कर रहा हूँ और किसी सीरीज़ की बात नहीं कर रहा फिलहाल, क्योंकि आपको इस पीएसएल में ही पैसा बनाना है। ठीक है, अब देखते जाओ फटाफट। तो अगर मैं बात करूँ फाफ डू प्लेसी अगर खेलते हैं तो इनकी प्राइस अगर 55 तक चली जाती है आज, तो मेरे दोस्तों 55 इज़ द बेस्ट पिक फॉर फाफ डू प्लेसी। फाफ डू प्लेसी को आप 55-50 से नीचे नहीं पा सकते। ठीक है, तो अगर फाफ डू प्लेसी खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट पिक होंगे 55 के प्राइस पे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर नहीं खेलते हैं फाफ डू प्लेसी, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सरफराज अहमद काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक मिनट, सरफराज अहमद के साथ देखो आजम खान कंसीडर कर सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजम खान हर मैच में आपको रन बना के नहीं दे पाएंगे, और चांसेस, हालांकि ये सरफराज अहमद के ऊपर भी बैटिंग करने आते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं चांसेस की बात करूँ और थोड़ा सा परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो थोड़ी सी कमज़ोर पॉइंट है आजम खान की। वाइल अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छी प्राइस है इनको बाई करने की। ठीक है, एक मिनट देखो, कैमरन डेलपोर्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। और मैं बताऊं तो आजम खान कैमरन डेलपोर्ट के ऊपर भी बैटिंग करने आते हैं, तो चांसेस भरपूर मिल रहे हैं आजम खान को बैटिंग करने के। और तेज़ तर्रार बैट्समैन है, काफ़ी अच्छी स्ट्राइक रेट है जिससे हम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो एक तरफ से देखते हो मैंने कंसिडरेशन आपको बता दिया है, कैमरन डेलपोर्ट, आजम खान और ये जेक विथराल्ड और सरफराज अहमद हमारे इंपॉर्टेंट पिक होंगे। लेकिन अगर फाफ डू प्लेसी खेलते हैं भाई इधर, तो फाफ डू प्लेसी इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे, और फिर सरफराज अहमद और साथ ही साथ आजम खान और जेक विथराल्ड, और आप अगर बात करो कैमरन डेलपोर्ट की, तो ये सब हमारे लिए कंसिडरेशन हो जाएंगे। समझ रहे हो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर फाफ डू प्लेसी खेलते हैं तो ये जितने भी लोअर ऑर्डर वाले प्लेयर हैं वो कंसिडरेशन हो जाएंगे, साथ ही साथ सरफराज अहमद भी कंसिडरेशन हो जाएंगे। अगर नहीं खेलते हैं तो सरफराज अहमद हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप आजम खान के ऊपर और कैमरन डेलपोर्ट के ऊपर, इन दोनों से किसी एक के ऊपर रिस्क ले सकते हो क्योंकि प्राइस इनकी कम है। और मैं बोलूँ अगर आप कैमरन डेलपोर्ट के ऊपर जाते हो दोस्तों लॉन्ग टर्म विजन के साथ कि लंबे समय तक, अगर ये किसी दिन 70 के करीब पहुँच जाते हैं, आपका पैसा डबल हो जाएगा, तब आप इनके ऊपर जरूर से जा सकते हो। पूरी गारंटी है कि ये प्लेयर किसी ना किसी दिन 70 क्रॉस जरूर कर लेगा, तो अब आपका पैसा जो होगा डबल हो जाएगा। लेकिन वो दिन क्योंकि किसी को नहीं पता, पीएसएल में तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज़्यादा 70 के प्राइस को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि इनको चांसेस उतने नहीं मिलते हैं। और अगर फाफ डू प्लेसी आ जाते हैं तो फिर चीज़ें और भी जो लोअर ऑर्डर है उसको भी चांसेस उतने नहीं मिल पाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम और देखो क्या है, वो ध्यान से सुनो कि अगर फाफ डू प्लेसी, ठीक है, इनके साथ जो ओपन करते हैं उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो मुझे जहाँ तक लगता है तो कैमरन डेलपोर्ट को अगर ऊपर ला दिया जाए, फिर आजम खान को ऊपर ला दिया जाएगा, किसी एक से बैटिंग करा दीजिएगा, ओपन करा दिया जाएगा, तब आपके जो सिचुएशन है वो बदल जाएगी। तो फिलहाल इस पूरे सिनेरियो को हम डिटेल में वहाँ पे एक बार से डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पे मैं पूरा डाल दूंगा कि जब एक बार प्लेइंग 11 आ जाएगा कि किस सिचुएशन में आपको किसको बाय कर लेना है, किसको अवॉइड कर लेना है। हालांकि उस टेलीग्राम के भरोसे मत बैठा करो, वीडियोस देखो ताकि आपको लॉजिक जो है समझ में आए। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने बोला अगर कैमरन डेलपोर्ट या आजम खान किसी एक इसमें से कोई एक ओपन करता है फाफ डू प्लेसी के साथ, तो चीज़ें जो ओपन करेगा वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ फिर आप ये जितने भी प्लेयर बचेंगे लोअर ऑर्डर के वो कंसिडरेशन हो जाएंगे। आया बात समझ में, सिंपल है। तो सारा चीज़ जो है आपका डिपेंड करता है फाफ डू प्लेसी पे, क्योंकि हमारे लिए पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट पिक हैं फाफ डू प्लेसी, और इनके ऊपर ही सारी चीज़ें क्वेटा की साइड से डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से प्लेयर कंसिडरेशन और कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है। वहीं मैं बात करूँ, देखो मोहम्मद नवाज़ की, आंद्रे रसल की और जैक विल्दरमुथ की, मैंने अभी इनको छोड़ दिया था। तो देखो ये भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर बात करनी काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, एक बार मैं बात करूँ, मोहम्मद नवाज़ की बैटिंग बॉलिंग दोनों रहती है। ठीक है, लेकिन आप सबको पता है कि देखो चांसेस ये भी इमाद वसीम जैसे ही आपको प्राइस और प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। किसी दिन चलेंगे शायद से बैटिंग और बॉलिंग दोनों में चल जाएं तो प्राइस अचीव कर सकते हैं। हालांकि वो दिन कब आएगा इसके लिए हम वेट नहीं कर सकते, तो हम इनको अवॉइड करेंगे कि इनके ऊपर ट्रेड ना करें, क्योंकि चांसेस नहीं मिलते हैं। बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, मैंने देखा है मजांसी सुपर लीग्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ इन्होंने, तो बॉलिंग तो अच्छी है। हालांकि अगर बैटिंग में चांसेस ऊपर मिलते हैं तो प्रदर्शन अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल बॉलिंग के भरोसे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ऑलराउंडर है तो वो
हर फील्ड में ऑलराउंडर प्रदर्शन करेंगे तभी हम उनके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि इनको कंसिडरेशन रखोगे तो आज नहीं तो कल प्रॉफिट ज़रूर होगा, लेकिन पीएसएल के बाद हम इनके ऊपर कहाँ ट्रेड करेंगे, समझ रहे हो बात। तो इनसे अगर आप मोहम्मद नवाज़ के ऊपर रिस्क ले रहे हो तो केवल पीएसएल तक ही सीमित रखना इनको, क्योंकि पीएसएल के बाद पता नहीं कहाँ पे प्ले करेंगे। वहीं अगर बात करें हम आंद्रे रसल की, आप सबको पता है इनको बाई करना और सेल करना काफ़ी प्रॉफिटेबल रहता है हम सबके लिए। लेकिन इनको भी चोट लगी थी और चोटिल हुए थे, सर में इनके भी चोट लगा था शायद तेज गेंदबाजी के अगेंस्ट में, तो थोड़ा सा कनकशन का वो प्रॉब्लम नहीं था उस वक्त, लेकिन बाद में इनको रेस्ट दिया गया। तो अगर ये वापसी करते हैं तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट अगर आप पूछोगे तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इनका भी जो बैटिंग ऑर्डर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है और टीम कौन से इनिंग में बैटिंग कर रही है वो भी डिपेंड करता है। देखो आंद्रे रसल बॉलिंग करा नहीं रहे तो बॉलिंग के पॉइंट तो आपके चले गए, ठीक है, बॉलिंग से आपके प्राइस नहीं बढ़ने वाले। हालांकि बॉलिंग कराते तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर बॉलिंग नहीं करा रहे तो बैटिंग के बेस पे मैं बताऊँ तो आंद्रे रसल को देखो बैटिंग जब भी अगर टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही है तो आंद्रे रसल को ऊपर भेजा जा सकता है तेज गति से रन बनाने के लिए, ताकि स्कोर लंबे स्कोर हाई ले जाया जा सके, समझ रहे हो बात। लेकिन अगर बैटिंग सेकेंड हो रही है तो इनको सेव करके रखा जाता है आखिरी वक्त के लिए। मान के चलो कहीं तेज गति से रन बनाने को आ गया, एग्जाम्पल समझो 2 ओवर में मान के चलो 20 रन बनाने को आ गया या फिर 30 रन बनाने को आ गया, तब यहाँ पे आंद्रे रसल को भेजा जाएगा कि आंद्रे रसल फ्रेश पहुँचें और 2 ओवर्स के मैच में ये पूरे मैच को ख़त्म कर दें और प्राइस अचीव कर लें, वो अलग बात होती है। लेकिन आप इतना लॉजिकल चीज़ समझ पा रहे हो उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में थोड़े से इनके जो ऊपर प्लेइंग रहती है तो इनका जो गेम प्ले रहता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फिर भी अगर आप पूछोगे खेलते हैं आंद्रे रसल और फाफ डू प्लेसी तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि आंद्रे रसल पीएसएल तो छोड़ो, पीएसएल के बाद भी अगर कहीं खेलते हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूर से आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे, और पीएसएल में भी प्रॉफिट दे सकते हैं। आपने इनकी एक इनिंग देखी थी 13 रन उन्होंने बनाया था और जिसमें 2 छक्के शामिल थे, तो आप सोच सकते हो स्ट्राइक रेट इज़ द किंग इन सिक्सर ऐप। तो अगर स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छी चल रही है, कम रन भी कम गेंदे भी खेल पा रहे हैं और रन तेज़ी से बना रहे हैं, तो प्राइस काफ़ी ऊपर जाएगी। तो मैंने एक ही टीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर लिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से फिर से देख लो रिवीजन। फाफ डू प्लेसी इंपॉर्टेंट अगर खेलते हैं तो, और आंद्रे रसल इंपॉर्टेंट अगर खेलते हैं तो। अगर ये दोनों नहीं खेलते हैं फिर कौन से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, सरफराज अहमद, और इन तीनों में से देखते जाओ आजम खान और जेक विथराल्ड और कैमरन डेलपोर्ट हमारे हो जाएंगे कंसिडरेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार खुद से बैठो और अपना एनालिसिस खुद एक बार से कर लो, ठीक है। अब रुको यार दोस्तों, नेटवर्क चला गया, क्षमा चाहूँगा दोस्तों, नेटवर्क चला गया था, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है मेरे यहाँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साइड का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करें लाहौर कलंदर के साइड, तो ध्यान से देखो इधर का भी एनालिसिस। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ और जान जाओ कि मैं जैसा बोल रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा हो एकदम पॉसिबल नहीं है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ट्रेड किस बेसिस पे करोगे, जो ट्रेड आप कर रहे हो किसी ना किसी बेसिस पे तो करना पड़ेगा ना। आप अंदाज पे तो नहीं ना कर सकते कि नहीं ये प्लेयर चल सकता है, ये प्लेयर आउट हो सकता है, इस बेसिस पे तो नहीं ना करोगे। किसी ना किसी लॉजिक और किसी ना किसी फैक्ट या फिर जो आप कहते हो लॉजिक और फैक्ट या फिर जो डाटा एनालिसिस, उसके बेसिस पे ही तो ट्रेड करोगे, किसी न किसी पैटर्न को तो फॉलो करोगे ना। तो अंदाज पे अपने और या फिर अपने लगने पे तो ट्रेड नहीं किया जा सकता, इसीलिए एग्जैक्ट ऐसा हो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, एनालिसिस कहती है, ठीक है। इसी को एनालिसिस हम लोग बेसिकली कहते भी हैं। तो चलो एक बार से देखो लाहौर कलंदर के साइड से फटाफट, कैलम फर्ग्यूसन छोड़ दो, जॉय बर्न छोड़ दो, जॉय डेनली छोड़ दो, देखो बेन डंक, इनका भी वही हाल है। इनका जो बैटिंग तो मिल जाते हैं, लेकिन अब सोचो लास्ट के कुछ ओवर्स में बैटिंग मिले। और इनकी जो कंसिस्टेंसी की भी बात मैं अगर आपको एक बार बताऊं तो देखो तेज गति से रन जरूर बनाएंगे, स्पिनर्स को भी पीट देते हैं अच्छे खासे तरीके से, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो मुझे नहीं दिखती है। अभी इनके ऊपर मैं वापस से बात करता हूँ, थोड़ा वेट करो। देखो समित पटेल नहीं खेलेंगे, सोहेल अख्तर कैप्टन है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रह रही है। हालांकि लंबे पारियां अभी तक नहीं खेल पाए कोई भी, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है कहीं ना कहीं स्टार्ट अच्छा दे रहे हैं, स्टार्टिंग में विकेट्स नहीं दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे वो प्लेयर्स काफ़ी भाते हैं जो स्टार्टिंग में थोड़ा संभल कर खेलते हैं, फिर बाद में एक्सेलरेट करते हैं और वो काफ़ी प्रॉफिटेबल भी होते हैं। वही हाल है सोहेल अख्तर का भी, अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, काफ़ी स्लो स्टार्ट रहता है, उसके बाद से खुद को जनरेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखो अभी इनके ऊपर ट्रेड कैसे किया जाए। हालांकि 44 अगर आज 40
1 या 2 के अराउंड में अगर आपको मिलते हैं तो प्लीज़ इनको बाय कर लेना, इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। ओपन करते हैं, और ओपन करने वाला प्लेयर हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होगा ही, ठीक है। बात करें देखो मोहम्मद हफीज़, मैं डेली इनके ऊपर बोल रहा था जब ये 50 के ऊपर थे तभी भी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक, बट इन्होंने किसी दिन भी न बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया, बॉलिंग तो करा भी नहीं रहे। हालांकि जब मैंने इनको पिछले सीजन में भी देखा या फिर अभी जो जिसका फर्स्ट हाफ था पीएसएल का, उसमें भी ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों करा रहे थे, और बैटिंग और बॉलिंग की बदौलत ही जो एडवांटेज है इनको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। और इनकी प्राइस मैं बताऊं, जब पीएसएल चल रहा था तो मतलब 80 के आसपास, यार 80 के आसपास इनकी प्राइस चली गई थी। तो अब आप खुद सोचो, जो प्लेयर 80 के आसपास जा सकता है, अगर आप उसको आज 45 में बाई करते हो तो आप समझ सकते हो कि अगर 4 मैचेस में किसी 2 मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, 150 तक का स्कोर अचीव कर लेते हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपको कितनी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकती है। लिख के ले लो, अगर 2 मैचेस में 150 का स्कोर क्रॉस करते हैं 4 मैचेस में, तो जो आपको प्रॉफिट हो सकता है वो कम से कम 25 रुपये का, तो से 20 से 25 रुपये का ज़रूर से हो सकता है पर शेयर के हिसाब से। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये मोहम्मद हफीज़ 2020 में शायद T20 के सबसे अच्छे प्लेयर में से एक थे, और शायद सबसे अच्छे प्लेयर ही थे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखो, चांसेस पूरे मिलते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करा सकते हैं, और बैटिंग काफ़ी ज़बरदस्त है पीएसएल में इनकी। तो इसलिए हमारे लिए सोहेल अख्तर, मोहम्मद हफीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक हमेशा से रहेंगे, ठीक है। आगे देखते जाओ, आबिद अली छोड़ दो, दिलबर हुसैन छोड़ दो, ये देखो फ़खर जमान। मैंने आप सबसे क्या बोला था पिछले मैच में, इनका जो सिनेरियो वो शिखर धवन जैसा, कि जब भी इनकी प्राइस लो जाएगी वहाँ से ये फिर बाउंस बैक करते हैं, तो फिर रुकते नहीं हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैंने इनको बहुत दिनों से फॉलो किया है। ये भी फ़खर जमा भी 80 के आसपास के प्राइस को अचीव कर चुके हैं, ठीक है। मैंने देखा था इनकी प्राइस ऐसे ही 45 तक पहुंची थी, फिर वापस से इन्होंने लगातार 2 सेंचुरी लगाया 2 मैचों में, वनडे मैच था, और वहाँ से इन्होंने बाउंस बैक किया, और फिर से इनकी प्राइस करीब 70-75 के करीब पहुंच चुकी थी। तो ये चीज़ देखो, अभी 45 पे थे पिछले ही मैच में, मैंने बोला कि इनके ऊपर ज़रूर से ट्रेड करना, कितनी बार मैंने बोला, और आप देखो अभी 51 के प्राइस पे हैं। तो 1 से 2 मैच 3 मैच वेट करोगे, और जब 4th मैच तक जाओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को ज़रूर मिल सकता है, ठीक है। हालांकि एकदम ऐसा ही हो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सेम टू सेम एग्जैक्ट ऐसा हो जाए, बट चीज़ें फैक्ट और एनालिसिस के बेसिस पे ही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, और आप इसी के बेसिस पे ट्रेड भी कर सकते हो। आगे देखो, टॉम एबल छोड़ दो, संदीप लमिचाने छोड़ दो, देखो शाहीन अफरीदी, मतलब पीएसएल में ज़बरदस्त बॉलिंग, और T20 लीग्स में या फिर किसी भी मैच में काफ़ी अच्छे बॉलिंग करते हैं, लेकिन प्राइस देखो 55 की है। तो थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात है कि इतने हाई प्राइस पे अगर लोगे तो इम्पैक्टफुल जो और प्रॉफिट की जो बात करें मार्जिन की, वो ज़्यादा नहीं मिलेगी। और ऑल्दो हम लोग बॉलर्स के ऊपर ट्रेड भी उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, हारिस रऊफ नहीं करेंगे, शकीबुल हसन छोड़ ही दो, जेम्स फॉकनर मैंने ऑलरेडी मना किया था जब ये 50 के 55 के आसपास चल रहे थे, अभी देखो 63 पे आ चुके हैं। तो जेम्स फॉकनर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है, हालांकि 50 रुपये में इनके ऊपर किसी ने ट्रेड नहीं किया होगा, मैंने भी मना ही किया था। इसका लॉजिक ये था कि देखो बॉलिंग अच्छी रहेगी, लेफ्ट आर्म पेसर है, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, और इनके गेंदों को खेलना और एक्सपीरियंस की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग रहती है। हालांकि बैटिंग के चांसेस नहीं मिल पा रहे, तो बॉलिंग के बेसिस पे हम इनके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। देखो मान के चलो ये 10 रुपये अगर इन्होंने जनरेट किया है, और किसी 2 मैच में भी अगर अच्छी खासी पिटाई हो जाती है और विकेट लेस रह जाते हैं, तो फिर से इनकी जो प्राइस है वो नीचे जा सकती है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 50 रुपया 60 रुपया खर्च कर रहे हो, तो जो आपके पास प्रॉफिट का मार्जिन होना चाहिए, ठीक है, जो प्रॉफिट का मार्जिन होना चाहिए वो कम से कम 10 से 15 रुपये का होना ही चाहिए, ठीक है। तो वो जो मार्जिन की बात है वो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर 50 रुपये खर्च कर रहे हो और आप वहाँ पे 5 रुपया पा रहे हो, या फिर 4 रुपया 10 रुपया के करीब पाते हो, तो फिर कोई लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा इरेगुलरिटी हमको फॉलो नहीं करना है, समझ रहे हो बात, सिंपल सा है, हमको कंसिस्टेंसी की तरफ देखना है। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, ये देखो राशिद खान छोड़ दो, क्योंकि 73 इज़ अ बिग प्राइस, तो हम लोग इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। लॉजिक क्या है कि देखो सिंपल सा, अगर 70 रुपये 73 रुपये में आप एक प्लेयर के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, और वो आपको 5 रुपया से 10 रुपये प्रॉफिट बना के दे रहा है, ठीक है, वहीं सेम टू सेम आप सोचो 70 रुपये में किसी 35 वाले प्लेयर को 2 बार आप बाई कर सकते हो, मतलब उसके 2 शेयर बाई कर सकते हो। और अगर इसकी प्राइस एक मैच में मान के चलो अच्छा प्रदर्शन रहता है 15 रुपये का प्रॉफिट, तो 2 मैचों में मतलब 2 शेयर्स में आपके 30 रुपये के प्रॉफिट हो जाएंगे, मतलब कि आप 70 रुपये में 30 रुपया एक बारी में कमा सकते हो। वहीं यहाँ अगर 70 रुपये आप खर्च करोगे तो कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपया
एक अच्छे मैच में कमा सकते हो। तो समझ रहे हो, ये सिंपल सा लॉजिक है, डिफरेंस है हाई प्राइस और लो प्राइस के प्लेयर्स में भी। और एक और डिफरेंस है कि देखो हाई प्राइस वाले प्लेयर्स स्लो मूव करते हैं और तेज़ी से नीचे गिरते हैं, वहीं लो प्राइस वाले प्लेयर्स तेज़ी से बढ़ते हैं और स्लोली नीचे गिरते हैं। बस सिंपल लॉजिक, इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़े से एवरेज प्लेयर्स और थोड़े से कंसिस्टेंट प्लेयर्स के ऊपर भी ट्रेड करा करो, ठीक है, ये लॉजिक है। अब मैं आपको बताऊं, देखो बाबर आजम की कंसिस्टेंसी देखो, मैंने कितनी बार बोला कि बाबर आजम के ऊपर ट्रेड जरूर कर लो। भले मैंने उनको 56 में बाई किया था, अभी देखो 75 या 79 के अराउंड उनकी प्राइस हो चुकी है, और अभी भी उनके एक आध मैचेस बाकी हैं, तो 4 मैच कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब 2 मैचेस अभी बाकी हैं, सोचो। तो जिस हिसाब से उनकी कंसिस्टेंसी है उसको देख के, प्लेयर के ट्रस्ट को देख के, प्लेयर का लेवल देख के आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप जिसको ट्रस्ट वर्दी मानते हो, जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है, उसके ऊपर बेधड़क आप जाके ट्रेड करो, जरूर से प्रॉफिट होगा। अदरवाइज किसी और के टिप और प्लान्स को सुनोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊं एक बार से लाहौर के साइड से, तो देखते जाओ बस फटाक से इंपॉर्टेंट। तो इन सब बातों के वजह से बेन डंक जो है हमारे लिए थोड़े से कंसिडरेशन में आते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते। मैं एक बार बता रहा क्यों, क्योंकि देखो ओपनिंग काफ़ी अच्छी चल रही है लाहौर की, सोहेल अख्तर अच्छे फॉर्म में है, वहीं फ़खर जमान भी फॉर्म में आ चुके हैं, और मोहम्मद हफीज़ हैं। तो ये 3-4 प्लेयर्स हैं जो कि मिडिल ऑर्डर को और टॉप ऑर्डर को काफ़ी मजबूती देते हैं, जिसकी वजह से बेन डंक की जो चांसेस मिलने के चांसेस वो थोड़े कम हो जाते हैं, और उतने गेंदें जब नहीं मिलेंगी तो किसी एक आध मैच में मौका मिलता है तो अच्छी पारी खेल सकते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन हमको कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो वो देखने को नहीं मिलेगी बेन डंक में, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है। बाकी आप इनके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो, इसलिए मैंने इनको कंसिडरेशन में रखा है। तो सिंपल सा लॉजिक था, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो कुछ कमेंट में पूछ सकते हो, वहाँ मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना, वीडियो लंबा भी हो चुका है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।